हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक न्यू चैप्टर जो है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। और ये चैप्टर लिया गया है आपके NCERT क्लास 9th के बायोलॉजी से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि जो फूड रिसोर्सेज है वो हमें मिलते कहाँ से हैं। और इससे भी पहले हम क्या देखेंगे, इसके भी पहले हम देखेंगे कि जो रिसोर्सेज हैं वो होते क्या हैं। तो जब हम बात करते हैं रिसोर्स की, है ना, तो ये रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो भी आपकी सराउंडिंग में प्रेजेंट है, जिसको आप यूटिलाइज करते हो टू सेटिस्फाई योर नीड, उसे ही हम कहते हैं रिसोर्सेज। चाहे आप पानी इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, आप उन सब चीज़ों को क्या कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही चीज़ों को हम कहते हैं रिसोर्सेज। अब हम बात करते हैं फूड रिसोर्सेज की। ये जो फूड रिसोर्स है ये हमें ऑब्टेन्ड कहाँ से होता है? तो इसके तो दो मेन सोर्स है, ठीक है। इसके दो मेन सोर्स है। पहला क्या है, प्लांट, और दूसरा क्या है, एनिमल। प्लांट से कैसे हम करते हैं? तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर। हम क्या करते हैं, खेती करते हैं, तो हमें बहुत सारे क्रॉप्स मिलते हैं, फूड ग्रेन्स मिलते हैं। ऐसे हम ऑब्टेन्ड करते हैं प्लांट से। और एनिमल, जब बात एनिमल की आती है तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री। अभी एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? इट इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विथ फीडिंग, ठीक है, शेल्टर, हेल्थ एंड ब्रीडिंग। ओके, तो ये एग्रीकल्चर का एक ब्रांच है जो डोमेस्टिक एनिमल्स की क्या करता है, फीडिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड ब्रीडिंग। क्यों करते हैं हम? तो हम इनसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं इनसे। जैसे क्या, मिल्क, एग्स, मीट मिलता है हमें, हनी मिलती है ना। जैसे आपको काऊ से क्या मिलता है, मिल्क, काऊ हो गए, गोट हो गए। एग्स हमें किससे मिलता है, चिकन से मिलता है। मीट भी मिलता है। हनी हमें हनी बी से मिलती है। तो ऐसे डोमेस्टिक एनिमल्स को, जिनसे हम क्या करते हैं, कुछ प्रोडक्ट डिराइव करते हैं। तो वो जो ब्रांच होती है एग्रीकल्चर की जो ये काम करती है उसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। नाउ, अब ये तो बात हो गई रिसोर्सेज और फूड रिसोर्सेज की। जब हम बात करते हैं कि इनमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत क्यों है, तो बात आ जाती है पॉपुलेशन इंक्रीज और फूड डिमांड की। देखो, जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली फूड डिमांड भी बढ़ेगी। तो जैसा हम देखते हैं कि हमारे पास लैंड ऐसा नहीं है कि लैंड जो है वो अनलिमिटेड है। लैंड हमारा क्या है, लिमिटेड है। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ये लैंड जो है ऑक्युपाइड होने लगता है। ऑफिस बनते हैं, रोड बनते हैं, घर बनाते हैं, है ना, फैक्ट्रीज बनती है, इंडस्ट्री बनते हैं। तो क्या होता है, जो लैंड है वो लिमिटेड है। तो इसको हमें एक मैनेज तरीके से अगर हम नहीं इसको यूज करेंगे तो फिर जो हमारा जो क्रॉप इल्ड है, जो हम फूड ग्रेन्स अवेलेबल कराते हैं, वो नहीं हो पाएगा। तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो लैंड भी क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे थोड़ा कम ही हो रहा है। और जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो फूड डिमांड बढ़ रही है, लोग बढ़ेंगे तो फूड डिमांड भी बढ़ेगी। अब ऐसे में अगर आपके पास अवेलेबल फूड ग्रेन्स, अवेलेबल क्रॉप इल्ड नहीं होगी तो आप इनकी डिमांड के लिए सप्लाई कैसे करोगे? डिमांड जितनी है उतनी सप्लाई भी होनी चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज करते हैं, ताकि जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनकी डिमांड बढ़ रही है, तो उसको हम लोग फुलफिल कर सके। अदरवाइज क्या होगा, अगर इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, जो डिमांड होगी तो वो सप्लाई नहीं हो पाएगा और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि फूड प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड कुछ रिवॉल्यूशंस हुए थे और किसने उसे किया था। तो जैसे हम बात करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन की, तो ये है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन्हांस करने के लिए हुई थी।
और ये किसने किया था? MS स्वामीनाथन ने। व्हाइट रिवॉल्यूशंस, वर्गीस क्यूरियन, इसमें बात की गई थी मिल्क प्रोडक्शन की इन्हेंसमेंट की। ब्लू रेवोल्यूशन, हीरालाल चौधरी, और इन्होंने बात की थी फिशरीज के प्रोडक्शन को इन्हांस करने की। येलो रिवोल्यूशन, जैसा कि नाम पता चल रहा है, सैम पिट्रोडा ने किया था, और इसमें बात कही थी प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड स्पेशली मस्टर्ड एंड सेसमी की। ठीक है, अब हमें कौन कौन से क्रॉप्स की इम्प्रूवमेंट करनी होती है, तो इसमें आते हैं आपके सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। इसमें आपके क्या आते हैं सीरियल्स में? राइस, वीट, मिलेट्स हो गए, बार्ली हो गई। तो इन सब से हमें क्या मिलता है? इन सब से हमें मिलता है एनर्जी। ये बात हो गई। पल्सेस की बात करें तो इसमें आ गए हमारे चिकपीस, जिसे आप चना बोलते हो, अरहर की दाल हो गई, ग्रीन पीस हो गए जिसे आप हरी मटर बोलते हो, उड़द की दाल हो गई, लेंटिल्स हो गए जिसे आप मसूर भी बोलते हो। तो इन सब से हमें क्या मिलता है? इन सब से हमें मिलता है प्रोटीन। बात हम करें अगर ऑयल सीड की, तो इसमें हमारे क्या क्या आ जाते हैं? मस्टर्ड हो गए, सनफ्लावर हो गए, सोयाबीन हो गई, और क्या हो गए? ग्राउंडनट हो गए, सेसमे हो गए। इन सब से हमें क्या मिलता है? इन सब से हमें मिलती है एनर्जी और सम फाइबर्स। बात करें वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की, तो इससे हमें क्या मिलते हैं? विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो इसीलिए हमें इन सारे क्रॉप्स की इम्प्रूवमेंट की नीड है। नाउ नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सीजन में लगाए जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है? डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस है। कहीं टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं एक्सट्रीम क्या है? कोल्ड है या हॉट वेदर है, कहीं ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, कहीं रेनफॉल ज़्यादा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंडिया में क्या है? क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया के क्रॉपिंग सीजन है, जिसमें हम 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप को लगाते हैं। पहला क्या है? जो रेनी सीजन में लगता है उसे हम कहते हैं खरीफ क्रॉप, क्योंकि इनको वाटर ज़्यादा चाहिए होता है, जैसे कि राइस और मेज, और इनकी टाइमिंग क्या होती है? जून टू अक्टूबर। सेकेंड, रबी क्रॉप, जो विंटर में लगाए जाते हैं। इनमें एग्जाम्पल में क्या है? आपके वीट हो गए, जैसे सोयाबीन हो गए, इनकी टाइमिंग क्या है? नवंबर से अप्रैल। जेट क्रॉप जो समर में लगाए जाते हैं, जैसे आपने वाटरमेलन देखा, कुकुम्बर देखा, इनकी टाइमिंग क्या है? मार्च टू जून। नाउ अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सी 1952 से 2010 के बीच में सर्वे या रिसर्च जो भी हुआ, उसमें देखा गया कि 4 टाइम्स इंक्रीज इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन हुआ है। मतलब पहले जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन था उसमें वृद्धि होकर वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। और ये भी देखा गया कि 25% इंक्रीज हुआ क्या? हमारा कल्टीवेटेड लैंड एरिया, जहां हम फसल उगाते हैं, जिस जमीन पर हम फसल उगाते हैं, कल्टीवेटेड लैंड एरिया, उसमें क्या है? 25% इंक्रीज हुआ 1952 से 2010 के बीच में। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने क्या किया? हमने बहुत ही अच्छी जो है हमारी फार्मिंग प्रैक्टिसेस को यूज में लाया। एक्सीलेंट प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व इन फार्मिंग। तो जब आप एक अच्छी प्रैक्टिसेस यूटिलाइज करते हो फार्मिंग में, तो क्या होगा? उससे आपकी क्रॉप जो इल्ड है, उसकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगेगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट। चलो, तो अब हम बात करते हैं कि हम क्या क्या एक्टिविटीज़ को अपना सकते हैं जिससे हमारी जो क्रॉप इल्ड है उसको हम इम्प्रूव कर सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट की। सबसे पहले तो जो हम फसल लगाने जा रहे हैं उसके सीड्स जो हैं या जो भी प्लांट है
उसको जो लगा रहे हो उसकी वैरायटी कितनी इम्प्रूव है, ठीक है। दूसरी क्रॉप प्रोडक्शन, अब आपने उसको लगाया, उसके बाद उसकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है ना, तो ये एक्टिविटीज। थर्ड इज द क्रॉप प्रोटेक्शन, अब प्रोडक्टिविटी अच्छे से हो गई है तो अब उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो फूड ग्रेन्स हैं जो हो रहे हैं, उनके प्रोटेक्शन को मैनेजमेंट करना। किससे प्रोटेक्शन करना? जैसे इंसेक्ट होते हैं, पेस्ट होते हैं ना, बहुत सारे डिजीज करते हैं वो, रोडेंट्स होते हैं, तो इन सब से प्रोटेक्ट करना। तो इन सबको हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट की। जो क्रॉप आप लगा रहे हो उसकी वैरायटी कितनी इंप्रूव है, क्योंकि अगर जो क्रॉप आप लगा रहे हो उसकी वैरायटी इंप्रूव नहीं होगी, है ना, तो क्या होगा, फिर आपकी जो फसल है वो अच्छी नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करना क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले हायर यील्ड, पैदावार बहुत ज़्यादा हो। दूसरा एबायोटिक एंड बायोटिक रेसिस्टेंस टू डिजीज। एबायोटिक रेसिस्टेंस, इसमें क्या क्या आ जाएंगे आपके, लाइक टेम्परेचर आएगा, ह्यूमिडिटी एंड ऑल दैट। फिर बायोटिक में क्या आएगा, रोडेंट हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, पेस्ट हो गए, तो ये क्या करते हैं, डिजीज फैलाते हैं। तो इन वैरायटी आपकी जो क्रॉप हो ऐसी हो जो इन सबसे, जो डिजीज फैलाते हैं उनसे उनके अंदर रेजिस्टेंट हो। इम्प्रूव क्वालिटी प्रोडक्ट, जो भी जैसे आपने पल्सेस लगाए हैं उसकी क्वालिटी कितनी इम्प्रूव है, जो भी आपने एनर्जी टेकिंग, जो भी आपने प्लांट लगाए हैं, जो भी आपने क्रॉप लगाए हैं, उनकी जो क्वालिटी प्रोडक्ट है वो कितनी सही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग क्वालिटी मीन्स जैसे टोटल प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट कंटेंट इन अ पर्टिकुलर क्रॉप। जैसे आपने मूंग की दाल सपोज लगाई तो उसके अंदर जो प्रोटीन कंटेंट है वो जितना होना चाहिए वो है या नहीं, उसमें कोई डिग्रेडेशन तो नहीं है। ओके, नाउ गुड रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर। अब आपने कोई क्रॉप लगाया है, ठीक है, और इसमें आपने फर्टिलाइजर दिया लेकिन ये कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, तो फिर फर्टिलाइजर आपका बेकार है उस जगह पे। तो आपका क्रॉप ऐसा हो जो आप फर्टिलाइजर यूज करें उसको वो गुड रिस्पॉन्स दे। एडेप्टेबल टू डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, एज वी नो हमारी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत ही अलग अलग है, वैराइटीज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो आपका क्रॉप ऐसा हो जो डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाए, खराब ना हो। ना चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन, अब हम बात जब करते हैं चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन की, तो चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन मतलब क्या? सबसे पहले एक शॉर्ट ड्यूरेशन देखते हैं। मल्टीपल राउंड्स ऑफ क्रॉप इन अ ईयर इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन इन सेम एरिया ऑफ लैंड। एक ही साल में अगर हम मल्टीपल राउंड ऑफ क्रॉप लगाएं, शॉर्ट ड्यूरेशन, अगर कोई क्रॉप आपकी, जो क्रॉप आप लगा रहे हो उसकी वैरायटी को आपने ऐसे इंप्रूव कर दिया है कि वो उसकी ड्यूरेशन जो है मेच्योरिटी की वो शॉर्ट है, तो ऐसे में क्या होगा, आप जो प्लांट जो एक साल लगते थे जिसको वो 6 महीने में तैयार हो जाएगा, अब 6 महीने में तैयार हो जाएगा तो आपके पास 6 महीने किसी दूसरे क्रॉप को लगाने का टाइम मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से क्या होगा कि अगर शॉर्ट ड्यूरेशन का प्लांट है तो वो उसकी कटाई हो जाएगी, उसके बाद आप दूसरे उसी लैंड में, सेम लैंड में आप दूसरी क्रॉप को, फसल, दूसरी क्रॉप जो है वहां पे आप लगा सकते हो, उसकी पैदावार कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से क्या होगा कि आपका जो एक ही ईयर में जो है आप मल्टीपल राउंड्स लगाओगे तो आपका इस तरह से क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा। Now, uniform maturity of crops. If all the crops mature and harvested at same time, then it saves the time of farmer and he can harvest all the crops at the same time. अगर आपकी क्रॉप की वैरायटी ऐसे इम्प्रूव है कि वो यूनिफॉर्म मेच्योरिटी ऑफ क्रॉप, मतलब एक ही टाइम पे वो मेच्योर हो रहे, 2-3 डिफरेंट टाइप के क्रॉप हैं, अगर उनकी मेच्योरिटी टाइम जो है वो एक ही है, तो इस तरह से किसान को हेल्पफुल होगा कि वो एक ही बार में, एक ही टाइम पे उनकी कटाई कर सकता है अगर वो उन सब को सेम लैंड में सेम टाइम में ही लगाता है। तो इस तरह से फार्मर का जो टाइम है वो भी सेव होगा और वो हार्वेस्ट कर पाएगा सारे क्रॉप को एट सेम टाइम पे। ओके, नाउ डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें क्या होता है, फोडर क्रॉप्स। फोडर क्रॉप्स क्या होते हैं, जो हम एनिमल्स को जो चारा खिलाते हैं ना, इसी को कहते हैं हम फोडर क्रॉप्स। तो टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग, फोडर क्रॉप्स ऐसे होने चाहिए जो काफी टॉलनेस, उनकी जो टॉलनेस है एंड प्रोफ्यूज, मतलब सब आपस में ही प्रोफ्यूज रहे, है ना, सब आपस में ही प्रोफ्यूज रहे ताकि जो जानवर है वो इसको आराम से खा सके।
तो जब हम बात करते हैं एनिमल के को जो चारा देते हैं उसकी पैदावार की बात जब करते हैं, फॉडर क्रॉप्स की बात करते हैं, तो हमारे प्लांट कैसे होने चाहिए? टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग होनी चाहिए उनकी। जैसे मेज का प्लांट आपने देखा होगा, मेज का खेत अगर आपने देखा होगा, आप देखो सब ऐसे लगेंगे, सब एक दूसरे पे लदे पड़े हैं। जैसे आप कॉर्न का देखोगे, हे प्लांट। दूसरा क्या है? ड्वार्फनेस इन सीरियल्स बिकॉज दे कंज्यूम लेस न्यूट्रिएंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये देखो, छोटे प्लांट रहेंगे, ड्वार्फ प्लांट रहेंगे, तो ये न्यूट्रिएंट आपके कम लेंगे, लेकिन आपको जो इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये न्यूट्रिएंट कम लेंगे, लेकिन इनकी जो पैदावार होगी वो काफी अच्छी होगी। तो आपकी क्रॉप वैरायटी ऐसी भी होनी चाहिए जो ड्वार्फ तो रहे। ड्वार्फ इसलिए रहे क्योंकि वो कंज्यूम करे लेस न्यूट्रिएंट। अब देखो, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग, जैसा मैंने आपको बताया, रिपीटेड ब्रांचिंग ऑफ ट्रीज विच प्रिवेंट्स ग्रोइंग वर्टिकली एंड काउज देम टू ग्रो एज बुश। प्रोफ्यूज ब्रांचिंग मेकिंग इट इजी फॉर द एनिमल टू ग्रेज, उनको खाने में आसानी होती है। अब हमने क्रॉप वैरायटी इंप्रूव क्यों करनी चाहिए ये समझ लिया है, लेकिन हम उसे करेंगे कैसे? क्यों का जवाब हमें मिल गया है, अब हमें पढ़ना है कैसे करना है। तो ये हम दो मेथड से कर सकते हैं। पहला तो है हाइब्रिडाइजेशन एंड दूसरा है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो हम इन सबको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस की। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता क्या है? ये होता है क्रॉसिंग बिटवीन टू जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट। डिसिमिलर प्लांट मीन्स कि इनका जो डीएनए है या जीन है वो क्या है? डिफरेंट है। तो सपोज करो कि हमने यहाँ पे वैरायटी ए प्लांट लिया है और वैरायटी बी प्लांट लिया है। अब क्यों लिया है? मान लो कि इस प्लांट की जो है हायर यील्डिंग, ये प्लांट जो है काफी हाई यील्ड प्रोड्यूस करता है, और वैरायटी बी के अंदर क्या है? डिजीज रेसिस्टेंस है। कोई पेस्ट का डिजीज रेसिस्टेंट हो, सपोज ये डिजीज रेसिस्टेंट है। अब जब हम इनकी क्रॉसिंग कराते हैं तो इसके जो कैरेक्टर्स हैं और इसके जो कैरेक्टर्स है वो दोनों इनके अंदर, हमारी न्यू जो सीड्स प्रोड्यूस हुई उसके अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जो हमारा न्यू वैरायटी है वो हाई यील्ड भी देगा हमें, है ना, प्लस वो डिजीज रेसिस्टेंट भी हो जाएगा। तो इस तरह से हमें जो न्यू सीड्स मिलेगा वो क्या होगा? वो हाईली इंप्रूव्ड होगा। तो जो हाइब्रिडाइजेशन की जो प्रोसेस होती है इसके भी 3 टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है आपका इंटरवेराइटल, दूसरा होता है इंटर स्पेसिफिक और तीसरा होता है इंटर जेनेरिक। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरवेराइटल की। इसमें हम क्या कराते हैं? बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स। हमने वेराइटीज ही डिफरेंट ले ली है, हमने सेम वेराइटी के क्रॉप्स नहीं लिए हैं, हमने डिफरेंट वेराइटीज के क्रॉप लिए हैं। जैसे वीट डिफरेंट है और राइस डिफरेंट है। वीट का साइंटिफिक नेम क्या है? ट्राइटिकम एस्टिवम, एंड राइस का क्या है? ओराइजा सटाइवा। ठीक है, तो ये है क्रॉप 1 और ये है क्रॉप 2। इनको जब हम आपस में क्रॉस कराते हैं तो हमारा क्रॉप बना, ये फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए मैंने ये बनाया है। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इस हमारे न्यू जो सीड्स हमें मिलेंगे उसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये है इंटरवेराइटल, जिसमें हम क्रॉस कराते हैं डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स को। सेकंड क्या है? अब हम बात करते हैं इंटर स्पेसिफिक की। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि हम यहाँ पर ऐसे क्रॉप लेते हैं जिसमें क्या है, उनकी स्पीसीज अलग हो, 2 डिफरेंट स्पीसीज हो लेकिन उनका जीनस सेम हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ टैंगरीन लिया है एंड पोमेलो लिया है, तो इन दोनों की जो जीनस है वो सिट्रस है, लेकिन जो इनकी स्पीसीज है वो डिफरेंट है। जैसे टैंगरीन की जो स्पीसीज है, मैं यहाँ इनका साइंटिफिक नेम लिख रही हूँ जिससे आपको समझ में आए, सिट्रस रेटिकुलाटा। अब देखो इनकी जीनस सेम है, ये भी सिट्रस है एंड ये क्या है? सिट्रस ग्रैंडिस। ठीक है, तो आप देखो इनके साथ क्या है, ये भी सिट्रस ये भी सिट्रस, लेकिन इनकी स्पीसीज अलग है, रेटिकुलाटा एंड ग्रैंडिस।
तो जब हम इन दोनों की क्रॉसिंग कराते हैं तो हमें एक न्यू वैरायटी मिलती है जो है टैंगेलो। तो ऐसी क्रॉसिंग को जिसमें हम 2 डिफरेंट स्पीसीज लेते हैं लेकिन उनका जीनस सेम रहता है, वैसे हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक को हम कहते हैं इंटर स्पेसिफिक। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं इंटर जेनरिक की। इंटर जेनरिक में जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर जो इनका जीनस है वो अलग है, जेनरा ही इनका अलग है, क्रॉस बिटवीन 2 डिफरेंट जेनरा। तो ऐसी जो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक होती है इसे हम इंटर जेनरिक कहते हैं। जैसे आप यहाँ देखो वीट, इसका जीनस क्या है ट्राइटिकम, एंड यहाँ पे राय, इसका क्या है सीकेल। तो जब हम इनकी क्रॉसिंग कराते हैं तो हमें मिलता है ट्राइटिकेल जो एक न्यू वेराइटी है। ठीक है नाउ, तो हमने पहला मेथड जो है वो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा और उसके टाइप्स पढ़े कि किस तरह से हम क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ हम पढ़ते हैं सेकंड मेथड जो है जीन मॉडिफिकेशन। तो जैसा आपको नाम से पता चल रहा होगा जीन मॉडिफिकेशन, इसमें हम जीन को मॉडिफाई करते हैं। हम यहाँ 2 अलग क्रॉप प्लांट्स को क्रॉस नहीं कराते, हम जो हमारे डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले प्लांट है उनके डीएनए को इंसर्ट कर देते हैं हमारे दूसरे प्लांट में, दूसरे क्रॉप में। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं ये है क्या। जीन मॉडिफिकेशन इज अनदर मेथड विच प्रोवाइड डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इन क्रॉप इज जीन मॉडिफिकेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। It involves inserting desirable DNA into plant cells and the seeds produced by these plants will inherit the new DNA desired characteristics। अब हमने क्या किया, हमने हमारे जो इंटरेस्टेड डीएनए थे उनको क्या कर दिया, दूसरे प्लांट के सेल्स में इंसर्ट कर दिया। अब जो हमारा सेलेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स था, जो हम चाहते थे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे दूसरे प्लांट में जाए, हमने वो डीएनए उसमें से निकाला और उस डीएनए को हमने हमारे दूसरे क्रॉप प्लांट्स में ट्रांसफर कर दिया। तो इससे क्या होगा कि जो डीएनए था, जो डिजायरेबल डीएनए था हमारा, वो अब दूसरे प्लांट में ट्रांसफर हो गया। अब जो वो दूसरा प्लांट है, दूसरा क्रॉप प्लांट है, वो जब न्यू सीड्स प्रोड्यूस करेगा तो उसके अंदर भी वही डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यहाँ देखो क्रॉप प्लांट 1 है, ये क्रॉप प्लांट 1 है, इसके अंदर एक ऐसा डीएनए है जो वर्क करता है एज अ बैक्टीरियल पेस्टिसाइड। ठीक है, लेकिन जो हमारा कॉर्न प्लांट 2 है, इसके अंदर ऐसा कोई भी डीएनए नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके अंदर भी वैसी इंप्रूव क्वालिटी आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हमने इसका डीएनए निकाला जो एज अ बैक्टीरियल पेस्टिसाइड्स वर्क कर रहा था और हमने उसको ट्रांसफर कर दिया हमारे इस कॉर्न प्लांट 2 में। अब ये इसके अंदर ट्रांसफर हो गया। अब ये प्लांट जब न्यू सीड्स प्रोड्यूस करेगा, तो क्या होगा, वो जो सारे सीड्स जब वो क्रॉप प्लांट बनेंगे उनके अंदर क्या होगा, वही बैक्टीरियल पेस्टिसाइड्स वाले डीएनए प्रेजेंट होंगे। तो क्या हो गया, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न प्लांट हो गए। इन्हें ही हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न प्लांट। ठीक है, तो अब जो ये हमारे प्लांट है ये मॉडिफाई हो चुके हैं क्योंकि इनके अंदर हमने हमारे डिजायर जीन को ट्रांसफर कर दिया है और अब ये इनके अंदर वो डीएनए आ चुका है जो एज अ बैक्टीरियल पेस्टिसाइड्स की तरह वर्क करता था। तो इससे हमारी जो क्रॉप की यील्डिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, जीन मॉडिफिकेशन भी करते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो उसको प्लीज़ लाइक कर दें। और तब तक मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।